कोई भी व्यक्ति चंद्रमा का मालिक हो सकता है? नहीं हो सकता। सूर्य का मालिक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हवा का मालिक हो सकता है क्या कोई? नहीं हो सकता। कोई धूप का मालिक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई नदियों का मालिक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फिर जमीन का मालिक कैसे हो सकता है? रुकिए 1 मिनट दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत बड़े सवाल के बारे में बात करना चाहता हूँ। आखिर हमारे समाज के लोग जमीन के मालिक क्यों नहीं हैं? माननीय राजेंद्र पाल गौतम ने तंज कसते हुए आगे कहा, क्यों आज भी हमारे समाज का बड़ा वर्ग सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, खेतों में पसीना बहाता है, लेकिन खुद जमीन का मालिक नहीं बन पाता? क्यों सदियों से मेहनत करने वाले मेहनतकश लोग हमारे समाज को अधिकारों से वंचित रखा गया? सच्चाई यह है कि शिक्षा, संसाधनों और अवसरों से दूर रखकर हमारे समाज को आर्थिक रूप से कमजोर बनाए रखा गया। साथियों, सोचिए, हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज खेतों में काम करते थे, धूप में जलते, बारिश में भीगते, फिर भी वो खेत उनकी नहीं होते थे। वो खेत ऊपर वाले वर्ग के नाम होते थे। हम मजदूर थे, वे मालिक थे। यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। मनु की व्यवस्था हो, मुगल काल हो या फिर अंग्रेजों का जमाना, हर दौर में हमारे समाज को जानबूझकर भूमिहीन रखा गया। हमें शिक्षा नहीं दी गई, हमें संपत्ति नहीं दी गई, हमें अधिकार नहीं दिए गए। हमें केवल मेहनत करने के लिए पैदा किया गया, समझा गया। आजादी के बाद भी क्या बदला? जमीन सुधार कानून आए लेकिन लागू कहाँ हुए? सीलिंग लॉज बने लेकिन सरप्लस जमीन कहाँ बंटी? जिनके पास पहले से जमीन थी उन्होंने कानूनी चोर दरवाजों से अपनी संपत्ति बचाई, और हम आज भी मजदूर बने रहे। भाइयों, यह कोई संयोग नहीं है, यह सोची समझी साजिश है। हमें पढ़ने नहीं दिया ताकि हम सवाल न कर सकें। हमें संसाधन नहीं दिए ताकि हम अपना व्यवसाय न शुरू कर सकें। हमें अवसर नहीं दिए ताकि हम आर्थिक रूप से मजबूत न हो सकें। जब कोई समाज आर्थिक रूप से कमजोर होता है तो वह राजनीतिक रूप से भी कमजोर होता है। जब वह राजनीतिक रूप से कमजोर होता है तो उसके अधिकार छीने जाते हैं। यही खेल सदियों से चल रहा है, लेकिन अब समय आ गया है जागने का। अब सुनिए राजेंद्र पाल गौतम की वह आवाज जो आपके दिल में उतर जाएगी। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। साथियों, मैं इतनी देर से सोच रहा था कि लगातार स्वागत करने में इतना टाइम हम लोग लगा देते हैं। कितने आगे हम बढ़ रहे हैं कि समाज की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, शिक्षा को महंगा करके बच्चों से शिक्षा छीन ली जा रही है, और हम रस्म अदायगी में लगे। साल में एक प्रोग्राम कर लेते हैं और उसमें भी फिर माला पहनाने में ही घंटों निकाल देते हैं। तो लड़ाई मुझे कठिन लग रही है। मैं आज 58 साल का हो गया, आपके आशीर्वाद मिला मुझे, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन एवरेज उम्र, वैसे तो कुछ नहीं पता, एक क्षण में आदमी मर जाए, लेकिन एवरेज उम्र में 70 मानता हूं। तो मेरे जीवन के 58 साल तो गए, 12 साल बचे हैं। इस 12 साल में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था वो पिछले 30 सालों में छिन गया। अगर उसको वापस नहीं ला पाए, इस छोटी छोटी जातियों में बटे समाज को हम एकजुट नहीं कर पाए, अगर आने वाले बच्चों के भविष्य में जो दुर्दशा दिख रही है हम उससे उन्हें बाहर निकालने का रास्ता नहीं बना पाए, तो हमें तो लगेगा हमारी पूरी जिंदगी बेकार चली गई। आप लोग कितने सारे उसी बाबा साहेब के आशीर्वाद के रिजर्वेशन से आप अधिकारी और कर्मचारी बने, उसी से घर में पैसा आना शुरू हुआ। बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन से ही कॉलेजेस में एडमिशन हुआ। तो ये जो मध्यम वर्ग बना ना, चंदा देने वाला वर्ग, जो गरीब मजदूर है जिस पे पैसे है ही नहीं, शाम की रोटी का इंतजाम में लगा रहता, वो कहां से बेचारा चंदा देगा? ये जो बाबा साहेब के रिजर्वेशन से पढ़ लिख कर नौकरी में आए, वो एक मध्यम वर्ग समाज का बना, जिसने चंदा दे देकर बामसेफ जैसे संगठन तैयार किए, चंदा दे देकर कई हमारी राजनीतिक पार्टियों का निर्माण किया। उनके चंदे से ही हमारे समाज के लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों तक पहुंचे, यहां तक के मुख्यमंत्री बने। लेकिन क्या, मेरा सवाल है आप सबसे, क्या ये चंदा देने वाला वर्ग बचेगा या कुछ साल में चंदे देने वाला वर्ग ही खत्म हो जाएगा?
ये सवाल हमें एक दूसरे से पूछना पड़ेगा। 2016 बैच में मेरा भांजा आईएएस बना, एक्ट कैडर। अब ये बिटिया अभी इसने क्वालिफाई किया। लेकिन मैंने ये देखा हमारे तो जो नौकरी में चले गए, खासतौर पर जो ब्यूरोक्रेसी में चले गए, वो केवल और केवल सरकार के लिए रात दिन 24 घंटे काम करते रहते हैं। वो समाज का, परिवार का, रिश्तेदार, वो सब खत्म हो जाता है उनका। ये वो कड़वा सच बता रहा हूं जो आप महसूस करते होंगे। हम लोग जा कहां रहे हैं, कितनी तरक्की हमने की। अगर एक आदमी सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, वकील बन जाए, जज बन जाए, एक आदमी बना और उसका परिवार बन जाए, उससे कौन सा भला हो जाने वाला है। लेकिन अगर बनने के बाद वो उसी तरह काम करे जिस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया, जिनकी कुर्बानी की वजह से ये मध्यम वर्ग पैदा हुआ, अगर वो सारे लोग मिलके, सारे छोड़ो, अगर आधे भी शुरू कर दें, आधे भी छोड़ो, अगर 25% भी हमारे समाज के अधिकारी, कर्मचारी, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, एडवोकेट, जजेस अगर उस कारवां को अपने हाथ में ले लें, जिस कारवां के बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 18 मार्च 1956 को आगरा की भूमि में जब बाबा साहब आए थे, तो उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं ये समझता था कि मैं अकेला अगर पढ़ लिख कर, अपने 5 में से 4 बच्चों को गंवाकर, अपनी जवान पत्नी को गंवाकर, अपना पूरा जीवन जलाकर, अगर मैं अकेला इस पूरे समाज के हजारों साल की गुलामी तोड़ पाया, तो मेरे करने से जो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे, ब्यूरोक्रेट बनेंगे, जब वो सारे लोग मिलकर इस समाज को आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे, तो ये समाज कितना आगे चला जाएगा। लेकिन मैं गलत साबित हुआ, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने गलत साबित कर दिया। आज मैं इतना दुखी हूं कि बड़ी मुसीबतों से, कितने मुश्किल से इस कारवां को मैं यहां तक लेकर आया। मैं चाहता हूं मेरे अनुयायी इस कारवां को आगे लेकर जाएं, और अगर आगे ना ले जा पाए तो कम से कम इसको यहीं रोक के रखे, पीछे ना जाने दें। तो मैं भी आज उसी प्रकार दुखी हूं, क्योंकि कारवां आगे तो छोड़िए, हम उसको वहां भी बचा के नहीं रख पाए, वो पीछे जा रहा है। अब मैं जहां भी जाता हूं मैं पूछता हूं कितने लोग रिटायर हैं। मैं कल की बात बताता हूं। कल बाबा साहेब की जयंती के प्रोग्राम में कोंडली के अम्बेडकर पार्क में था। मैंने वहां कहा कि भाई जो लोग सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं वो हाथ खड़े करो। तो वहां पर करीब 50 हाथ खड़े हो गए। फिर मैंने कहा पिछले 5 साल में जिनकी नई सरकारी नौकरी लगी है वो हाथ खड़े करो। मतलब मुझे बड़े दुख और पीड़ा के साथ कह रहा हूं, एक हाथ नहीं उठा। रिटायर लोगों के 50 हाथ उठे, यानी 50 लोग रिटायर हो गए पिछले 5 साल में, और पिछले 5 साल में एक सरकारी नौकरी एक की नहीं लगी। अभी मैं पिछले दिनों लुधियाना में था, उसके अगले दिन पटियाला में था। पटियाला में मैंने पूछ लिया कि ये पूरा जो सभागार भरा हुआ है, कोई एक आदमी हाथ उठाए जिसके पास 100 एकड़ जमीन हो। एक हाथ नहीं उठा। एक कहां खड़े हम? देश में किसी पे 1000 एकड़ जमीन है, किसी पे 5000 एकड़ जमीन है, किसी पे 100 एकड़, किसी पे 500 एकड़, किसी पे 50 एकड़। लेकिन हमारे समाज के पास क्या है? ले देकर एक सरकारी नौकरी थी, वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई। काश हम लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पे हम चले होते। लेकिन मुझे दुख और पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे यहां बिल्कुल एक ही बात चल रही है, मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। हम बाबा साहेब की मूर्तियों पे माला डालते हैं, बुद्ध की मूर्ति पे माला डालते हैं, संत कबीर, संत गुरु रविदास जी की मूर्ति पे माला डालते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बताए रास्ते पर नहीं चलते। इन सारे ही महापुरुषों ने अंधविश्वास, पाखंडवाद के विरोध, जीवन को कैसे आगे बढ़ाना उसके लिए मार्गदर्शन किया। लेकिन हम सारे उनकी विचारधारा के विरुद्ध जाकर अंधविश्वास, पाखंडवाद को बढ़ाने में लग गए।
नौकरी बाबा साहेब के आशीर्वाद से रिजर्वेशन से लगेगी, लेकिन उसके बाद जाएंगे वैष्णो देवी। अरे जिसको धन्यवाद करना चाहिए था, और धन्यवाद शब्दों में नहीं, उनके विचार पे चल के करना चाहिए था। उसकी बजाय, उस विचार पे चलने की बजाय हम लोगों के दिमाग में इतना कचरा भरा है, इतना अंधविश्वास पाखंडवाद भरा है, हम सच से आंखें मीच रहे हैं। मुझे कोई बताए, अगर कबूतर बिल्ली को देखकर आंख मीच ले तो क्या जान बच जाएगी? तो आपको अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कम से कम अब तो खड़े हो जाओ। तुम तो ऐसे संतुष्ट हो गए, बाबा साहब दे गए, नौकरियां लग रही है, सब कुछ ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, अपने परिवार तक सीमित हो गए। लेकिन अब क्या करोगे? अब तो नौकरियां खत्म। अब तो एक एक डिग्री सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से, लॉ कॉलेज से करने के लिए 15 से 25 लाख 30 लाख चाहिए। है क्या हमारे पास? 1% लोग जो थोड़े से बढ़ गए वो तो पढ़ा लेंगे बच्चों को। 99% का क्या होगा उसके बारे में कोई चिंता करेगा? ये राजनीतिक पार्टी, वो राजनीतिक, अरे सारी राजनीतिक पार्टी एक है, ये ध्यान रखना। समाज को देने वाले कम हैं, देने वाले कम हैं। और अगर तुलना भी करोगे किस राजनीतिक पार्टी ने दिया और किसने छीन लिया, तो अपने मन में ही तुलना कर लो। मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी में एक जिम्मेदारी के पद पे हूं, लेकिन खुद तुलना कर लेना। बाबा साहब के रिजर्वेशन को किसने बढ़ाया? सैकड़ों PSU किसने बनाए? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? जमीन के पट्टे किसने दिए? कब्जे मिले, कुछ के नहीं मिले, लेकिन दिए किसने? किसने PSU को बेचा? किसने शिक्षा को महंगा किया? किसने 4th क्लास की नौकरी को आउटसोर्स करके ठेकेदारी में दिया? अपने आप अंतर कर लो, बिना किसी पार्टी का नाम दिए। मैं आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूं, खुद चिंतन कीजिए। आज तो देश के अंदर डेमोक्रेसी लगभग खत्म है। इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हों, तमाम मीडिया, जिसको हम मीडिया समझते हैं, तमाम पूंजीपति, सब लोग मिलके पूरे देश का धन मनवादियों के घर में जा रहा है। सब कुछ आपका भविष्य खतरे में है। अगर आज भी आप लोग केवल माला डालते रहे घंटों घंटों तक, अगर किसी VIP को बुलाकर और उनकी माला डालने में, मेरे जैसे आदमी की माला डालने में घंटों लगाओगे, तो यह समाज तो आगे बढ़ेगा नहीं। आप हमारे गले में माला डालना बंद कीजिए, इतना टाइम बर्बाद मत कीजिए माला डालने में। आप लोग बाबा साहब के विचार का अपने आचरण में उतारिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़े हो जाइए। जो लोग रिटायर हो गए, ये मत समझिए आपका जीवन खत्म। अभी आप शरीर से स्वस्थ है, एक पारी आपकी खत्म हो गई नौकरी के रूप में, लेकिन दूसरी समाज के प्रति जिम्मेदारी के रूप में दूसरी पारी शुरू कीजिए। जो लोग घर पे बैठ जाते हैं, कुछ दिन बाद बीमार होकर मर जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। उन्हें लगता है नौकरी पूरी हो गई, बच्चों की शादी हो गई, अब तो मेरे करने के लिए कुछ नहीं है। ये सोचेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा, ना समाज बढ़ेगा ना देश बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं समाज आगे बढ़े और देश आगे बढ़े, तो आप लोग, खासतौर पर जो रिटायर हुए हैं, कम से कम वो लोग एकजुट होकर बाबा साहब के विचार को घर घर तक पहुंचाने का काम कीजिए। अपने बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए, बच्चे नशे की तरफ ना जाएं। हजारों हजार रुपए पर डे नशे में बर्बाद कर रहे हैं। पहले ही हमारे पास कुछ था नहीं, बड़े मुश्किल से थोड़ा बहुत नौकरी की वजह से जुड़ा, उसको नशे में बर्बाद कर दोगे। बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस पर चिंतन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। साल में एक बार जयंती मनाने से काम चलने वाला नहीं है। बार बार बैठिए। आप रिटायर होकर कर क्या रहे हो? हर सप्ताह बैठो, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में 10, 20, 50 बच्चों को बिठाओ, उनको समझाओ, उनका मार्गदर्शन करो, कैसे भविष्य में आगे बढ़ना है, कैसे समाज जुड़ेगा। और खासतौर पर जो छोटी छोटी जातियों में बटा समाज है, इसको एकजुट कीजिए। एक बात और बता दूं, अगर आप हिंदू धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो हिंदू धर्म में समाज 4 वर्ण में बटा है: ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। पहले अपने खुद के अपने मन में झांक के देखो और अपने मन में विचार करो, क्या आप ब्राह्मण वर्ण में आते हैं? आते हैं क्या? नहीं आते ना। क्षत्रिय में आते हैं क्या? नहीं आते। वैश्य में आते हैं क्या? नहीं आते। शूद्र में आते हो क्या? तो जब आप ब्राह्मण में नहीं, क्षत्रिय में नहीं, वैश्य में नहीं, शूद्र में नहीं, तो फिर आप हिंदू तो हो नहीं। फिर क्या हो आप इस देश के मूल निवासी हो। हमारे पूर्वज मूल निवासी थे, जब ये कोई धर्म नहीं था तब भी हमारे लोग थे। हमारे लोग प्रकृति पूजक थे।
हमारे लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे, हमारे लोग सूर्य की पूजा करते थे, चंद्रमा की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, पहाड़ों की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। हम तो प्रकृति पूजक हैं। हम प्रकृति को बनाने वाले, ये प्रकृति का विनाश करने वाले। इन्होंने पूरी प्रकृति का विनाश कर कर जमीन के सीने को चीर कर देश के तमाम माइन मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज को इन्होंने कब्जा लिया, खेत की जमीन को इन्होंने कब्जा लिया। अभी एक मैं मीटिंग में था, उसमें जाट समाज के लोग ज़्यादा थे। मैंने वहाँ एक सवाल पूछ लिया, क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग देने गया था मैं। उन्होंने मेरे से कहा कि जी अब रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, एक को मिल गया उसके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने उनसे 2 सवाल किए। मैंने पहला सवाल किया कि भाई ये जो मंदिरों के अंदर पुजारी हैं, जो 500 साल पहले पुजारी था, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, वही है ना? तो ये वाला जो आरक्षण है इस पर कब बोलेंगे? कोई जवाब नहीं। दूसरा मैंने उनसे पूछा, और मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, क्या कोई भी व्यक्ति चंद्रमा का मालिक हो सकता है? नहीं हो सकता। सूर्य का मालिक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हवा का मालिक हो सकता है क्या कोई? नहीं हो सकता। कोई धूप का मालिक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई नदियों का मालिक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फिर जमीन का मालिक कैसे हो सकता है? क्या कोई अपनी मां के पेट से जमीन लेकर पैदा हुआ था? ईमानदारी से बताइए मुझे, क्या कोई अपनी मां के पेट से जब पैदा हुआ था तो क्या जमीन लेके पैदा हुआ था? अगर नहीं तो कुछ ही लोग उस जमीन के मालिक क्यों हैं? मेरे दलित समाज के, आदिवासी समाज के, वंचित वर्ग के लोग जमीन के मालिक क्यों नहीं है? कौन उठाएगा इन मुद्दों को? कौन लड़ेगा? जो जाए अपने अपनी पार्टी का गुलामी कर रहा है। संसद के अंदर बिल पास हो जाते हैं हमारे ही खिलाफ, और हमारे ही सांसद अपने ही समाज के खिलाफ पास होने वाले बिल में समर्थन दे देते हैं। उन गधों को यह भी नहीं पता, कम से कम पढ़ तो लो कौन सा बिल है जिस पे चर्चा हो रही है, कौन सा पास होना है। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारे बच्चों के भविष्य के खिलाफ हो? काहे के विधायक और सांसदों को उसको पढ़ भी नहीं रहे हो, आंख मीच के पास करवा रहे हो। ऐसे विधायक सांसद नहीं चाहिए। ऐसे विधायक सांसदों के गलों में माला डालना बंद कीजिए। जो समाज का ईमानदारी से नेतृत्व करे, जो समाज के मुद्दों को मजबूती के साथ विधानसभा और संसद के अंदर उठाए, ऐसे सांसद विधायकों की हमें इज्जत करनी चाहिए। लेकिन जो आंख मीच के केवल वोट डालने का काम करे, चाहे वो बिल समाज के खिलाफ ही क्यों ना हो, ऐसे लोगों को इज्जत करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को, अपनी ताकत को पहचानो। आज भी हमारी एक ही चीज है जो ताकत हम बन सकती है, वो है हमारी जनसंख्या। आज जो अमेरिका बाजार ढूंढता घूम रहा है ना, इतने सारे देश बाजार ढूंढते घूम रहे हैं, क्यों? उन्हें अपना माल बेचना, उन्हें खरीदार चाहिए। खरीदार कौन होता है? जनता ही होती है ना। जनता किसकी ज्यादा है? किसकी जनता ज्यादा है? देश में अनुसूचित जाति जनजाति 2 ही मिला दो तो कम से कम 28% से 29% है। आज की डेट में जब जनगणना होगी तो आप डाटा देख लेना, 28 से 29% केवल SC/ST के लोग हैं। OBC को अगर और जोड़ दो, माइनॉरिटी को जोड़ लो, तो ये संख्या कहां पहुंचेगी? तो खरीदार कौन है? हम ही तो हैं। इस जनसंख्या को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि हम बहुत बड़ा बाजार है। अब खरीदने के साथ साथ बेचने वाले भी बनो। इकट्ठा हम एक आदमी नहीं कर सकता, पर कोऑपरेटिव ग्रुप बना के तो कर सकते हैं। इसमें कौन सा गणित साइंटिफिक वो लगाना है? भाई मिर्च, मसाले, दाल, तेल, ये सारी जो रोजमर्रा की चीजें, एक महीने में हर परिवार कम से कम 5-7 हज़ार का तो राशन खरीदता ही होगा ना। तो क्या 5-7 हज़ार का राशन आजकल लोग जोमेटो से मंगवा रहे हैं, या दूसरे और बहुत सारी कंपनियां बन गई हैं, उसको डाल देते हैं लिस्ट, भाई ये सामान भेज दो, घर पे ही मंगवा लेते हैं, पैसा दे देते हैं। ये काम हम भी तो कर सकते हैं। हम भी तो बाजार से लेके वेयर हाउस में रख के पैकेट्स बना के, अगर हम दिल्ली में एक एग्जाम्पल करके देख लें, 5,000 परिवार जोड़ लो तो 5,000 तो ये कबीर जन कल्याण समिति वाले कल चाहे कल बना दे। 5,000 परिवार सदस्य बना देंगे, नहीं बना देंगे? इसमें कौन सा गणित लगना है? बस एक ही बात करनी है, जो सामान आप बाजार से खरीदते हैं उससे बढ़िया सामान उससे कम दाम पर आपके घर पहुंच जाएगा। संभव है कि नहीं है? संभव है या नहीं है? तो भाई जहां पे उग रहा है वहीं से डायरेक्ट लो, वेयर हाउस में लाओ, पैकेट्स बनाओ, और होम डिलीवरी करने भी अपने समाज के लोगों को नौकरियां दो। खुद ही मालिक बनो। हमारा कम से कम जो बचत वाला पैसा है, जो ट्रेडिंग वाले बीच में कमा लेते हैं, उसको आप अपने समाज के विकास में, उनके पढ़ने लिखने, कुछ स्कूल खोलो भविष्य में जब पैसा कुछ जुड़ेगा तो।
उनके लिए स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, हॉस्टल बनाओ। मतलब हो सकता है, एक आदमी नहीं कर सकता, लेकिन समाज एकजुट हो जाए तो संभव है। क्योंकि जनसंख्या हमारी इतनी है, उस जनसंख्या को अपनी ताकत बना लो। कहने को बहुत कुछ है, मन में दर्द बहुत है, क्योंकि मैं देख रहा हूं सब जगह एक ही चीज चल रही है। बस नेता को बुलाओ, माला डालो, बस एक भाषण करवा दो, काम खत्म। हम भी भाई अम्बेडकरवादी, हम एक साल में एक प्रोग्राम करते हैं। इससे क्या हो जाएगा यार? आप मत बुलाओ हमें, मत हमारे गले में माला डालो, बस अपने समाज को जोड़कर जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। ये छोटी छोटी जाति में हम बट गए ना, और बटने के बाद भी हम दूसरा हमारा क्या छीन रहा है उस पर चर्चा नहीं करते। सुमित जी, आप तो देख रहे होगे, और सर आप देख रहे होगे, पूरे देश में एक लड़ाई चल रही है आजकल, महाराष्ट्र में शुरू हो गई, पिछले दिनों हरियाणा पंजाब में चल रही थी। हर जगह वाल्मीकि कहता हमारा तो हक जो है चमार खा गए, ढाणक कहता हमारे हक जो है वाल्मीकि खा गए। अरे भाई पहले तो तुम डाटा निकालो ना, पहले कौन खाया पता लग जाएगा। आप डाटा निकालो, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो जज किस जाति के ज्यादा हैं, ब्यूरोक्रेसी में जो टॉप पोस्ट हैं उस पर किस जाति के लोग ज्यादा हैं, व्यापार जिनके कब्जे में वो किस जाति के ज्यादा हैं, खेत की जमीन के मालिक कौन है वो किस जाति के हैं, वो देख लो और फिर बात करो कि तुम्हारा हक कौन खा गया। एक दूसरे को ही तो कोस रहे हो अभी, पर जो असली तुम्हारा हक खाने वाला है उसको तो तुम पहचान ही नहीं, उसकी तो गुलामी ही कर रहे हो आज भी। अपने दिमाग से तो गुलामी को निकालो। जब तक तुम अपने दिमाग से गुलामी को नहीं निकालोगे, तब तक अपने बच्चों का, आने वाले बच्चों का भविष्य का निर्माण नहीं कर पाओगे। आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हो, अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को पहचानो। आपस में लड़ने की बजाय, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की बजाय, एक दूसरे पर सवाल करने की बजाय, जो असली आपके हक मारने वाला है उसको कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। उसका एक तरीका है, उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, उसका सहयोग करना बंद करो। अपने लोगों का सहयोग करो, अपने लोगों की ताकत बनाओ। जब अपना समाज मजबूत होगा तो एक व्यक्ति मजबूत नहीं होगा, पूरा समाज साथ में मजबूत होगा। आओ हम सब लोग मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें, एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसका सपना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा था। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसका मार्गदर्शन संत गुरु रविदास जी ने और संत कबीरदास जी ने किया था, जिसमें अंधविश्वास, पाखंडवाद के लिए कोई जगह ना हो, जहाँ सब लोग बराबर हों, सब लोग भाई हों, सब लोग साथ मिलजुल कर रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि संविधान के बारे में सबको पता क्या बोलूं, जो मैं बोल रहा हूं इसी पे चलने। पहले मैं तो 1 घंटे 2 घंटे लगातार बोल सकता हूं, पर दवाई जो है ना उतनी तो जितनी डाइजेस्ट हो जाए। टीचर भी पढ़ाता, पीरियड लंबा हो जाए तो फिर बच्चे सोचते कब खत्म पीरियड और कब बाहर निकले, तो इसलिए और लंबा करने के बजाय मैं यही छोड़ देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।